हेलो एवरीबॉडी, राम राम सभी को। जैसा कि हमने इस वीडियो पे वो भी लगा दिया था, क्या नाम वीडियो के ऊपर लगाते हैं उसे, थंबनेल, ठीक है। तो उसमें हमने बता दिया था कि वी शैल डिस्कस वोकैब इन दिस वीडियो, ठीक है। तो वोकैब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी आज कुछ हल्का सा डिस्कस हो, ज़्यादा टेक्निकल ना हो, ठीक है। अपने आप हो जाए वो अलग बात है, लेकिन मेरी कोशिश नहीं है कि हम टेक्निकल से कुछ शुरुआत करें। हम चाहते हैं कि शुरुआत करें कुछ आसान टॉपिक से, ठीक है, कुछ आसान डिफरेंसेस, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू इंटरप्रेट, इजी टू एक्सप्लेन, ठीक है। तो क्या मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ उसको देखो, एक एग्जांपल्स की मदद से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, द सिक्योरिटी refused him admittance, एक क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, द पेशेंट seemed quite, ठीक है। The rest 20 questions deal with adjectives. The fool often mentions that the wise can't answer, ठीक है। He is a mindless, he is a mindless, हाँ खैर ठीक है, हम कुछ और भी वर्ड डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अच्छा एक चीज और बता देना चाहता हूँ। वैसे ये जो हम भी इस चैनल पे जो भी डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है, वो इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए, इंग्लिश पढ़ने वाले लोगों के लिए, इंग्लिश पढ़ाने वाले लोगों के लिए, मतलब लर्नर्स ऑफ इंग्लिश के लिए तो हमेशा ही रेलिवेंट कंटेंट होता है, ठीक है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जिसको हमें फिल्टर करना पड़े, ऐसा कुछ करना पड़े। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, वट एवर यू लर्न एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस चैनल पे हर एक चीज जो हम डिस्कस करते हैं, सीखते हैं, जिस पे वीडियोस आते हैं, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है फॉर द लर्नर्स ऑफ इंग्लिश, इन जनरल बात की जाए तो। लेकिन अगर हम बात करें द लर्नर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये तो वैसे सबके लिए इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बैंक स्टूडेंट्स हैं, जो बैंक की मतलब बैंक एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं, जो इंग्लिश को सीख रहे हैं बैंक एग्जाम्स में फेस करने के लिए, ठीक है, तो मुझे लगता है उनके लिए बड़ी काम की चीज है। तो उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए और ज्यादा मतलब ध्यान से इन चीजों को आज समझना चाहिए जो समझाया जाएगा, ठीक है। सो क्या हमें डिस्कस करना है मैं पहले से बताना नहीं चाहता, क्योंकि मैं पहले से बता दूंगा तो तुम लोग गेस करना शुरू कर दोगे, तुक्के मारना शुरू करोगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले बार क्या करो, एक बार अपने दिमाग को यूज करो, ठीक है, अपनी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करो और ये देखो कि ऑल दिस 5 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग देयर विद दिस सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में क्या गलत है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले तुम लोग क्या करो, एकदम से इसको आंसर करो, कमेंट योर आंसर्स फर्स्ट एंड देन वी शैल डिस्कस ऑल दिस कॉन्सेप्ट इन वेरी डिटेल, ठीक है। सो जस्ट कमेंट योर आंसर्स फास्ट। सुमित तब तक मेरा वाला फोन दे, मैं देखता हूँ क्या कमेंट करते हैं। यूज फ्रॉम, फर्स्ट में फ्रॉम, अच्छा, पर्सनल, एक दो पहुंच गए सही पे।
गेस तो ये लोग बढ़िया करते हैं। सम्राट भ्रष्टाचार जी बड़ाई कर रहा है क्या सर? ये इसका टी मिस हो गया ना, ये टी मिस हो गया इसका बच्चे का। सम्राट भट्टाचार्य जी क्या लिख रहे हैं? स्मार्ट लग रहे हो, टी इसका मिस हो गया मुझे लग रहा है। हमेशा लगता हूँ मैं स्मार्ट। पर्सनल सिक्योरिटी, ये एक बच्चा पूछ रहा है कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब को कैसे पहचानेंगे। देखिए हम एक ना जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन है उस पर भी एक लेक्चर जल्दी से लेकर आएंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन को लेकर भी डील करेंगे, बढ़िया। ये लोग बड़ा सही आंसर बता रहे हैं। क्लियर नहीं दिख रहा है, कह रहा है क्या हो गया इसे? बेटा फोन की स्क्रीन साफ कर लेकर, क्लियर नहीं दिख रहा है। साफ नहीं दिख रहा है सर? क्या साफ दिख रहा है? माइंडलेस नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। 20 नहीं आएगा, हाँ 20 भी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। कितने आवर की क्लास है? देखो आज के ना वास्तव में आवर तो कुछ पता नहीं होता। मैं तो सोच के क्लास में आता हूँ कि 30 मिनट में खत्म करूंगा, घर जाऊंगा, ठीक है। लेकिन वो 30 मिनट का 50 मिनट हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो आवर वगैरह तो बच्चा नहीं है, मान के चलो कि हम 40 मिनट 30 मिनट मोर देन 30 तो होना ही है, ठीक है। 40 मिनट 50 मिनट ऐसे कुछ हो जाएगा। सभी को लव यू, सभी को लव यू। रेस्ट 20 एक साथ नहीं आएगा, अच्छा ठीक है। खैर मुझे लगता है ये लोग अपना मेहनत कर रहे हैं। देखिए बढ़िया है, तुमने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हमने लिखे हैं ना, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वोकैब बाइट्स। ये हमने एक नई मतलब हमारी पहले लिस्ट थी वोकैब बाइट्स नाम से, तो उसमें हम वो वीडियोस डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड टू मतलब ग्रामर का यूज उनमें मिनिमम होगा या होगा नहीं, ठीक है। हालांकि इनमें है थोड़ा बहुत ग्रामर का यूज है, ग्रामर के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा काम करेंगे आपको चीजें समझने में, लेकिन बेसिकली मैं डिस्कस आज वर्ड्स करना चाहता था, ठीक है। हालांकि क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका है वो कहीं ना कहीं मैं ग्रामर से उन चीजों को जोड़ ही लेता हूँ समझाते टाइम, लेकिन हम धीरे धीरे आगे कोशिश करेंगे जो वोकैब पे जाएं, प्योर वोकैब पे जाएं, ठीक है। शुरुआत अभी यहां से कर रहा हूँ, आसान भी इंटरेस्टिंग भी इसलिए। तो देखिए जो कॉन्सेप्ट है पहले तो मैं आपको समझा देना चाहता हूं। मैं आपके साथ में आज डिस्कस करने जा रहा हूं कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। और ये या तो नाउन होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं, ठीक। तो यहां पे देखो, जैसे कुछ वर्ड्स हैं हमारे एडजेक्टिव और कुछ वर्ड्स हैं नाउन, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हेल्थ है, हेल्थ नाउन है, हेल्दी एडजेक्टिव है, ठीक है। तो नोइंगली अननोइंगली वो इतने ज्यादा हमारे यूज हो रहे होते हैं लैंग्वेज में, हम उनको सुबह से लेकर शाम तक कई बार बोलते पढ़ते लिखते हैं, तो उनको लेकर हम गलतियां नहीं करते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम गलतियां कर देते हैं, ठीक है। उनमें डिफरेंस यही होता है उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच का कि कुछ वर्ड्स नाउन होते हैं, कुछ एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो गलतियां करने वाले वर्ड्स होते हैं जिनका पेपर में बार बार पूछा जाना होता है, जिनको बार बार क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जाता है, जिनकी फ्रीक्वेंसी काफी अच्छी है, ठीक है, हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं आज। तो पहले यहाँ पे एक बार वर्ड्स आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके के वर्ड्स को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फिर एग्जाम्पल्स में हम उनके एप्लीकेशन के थ्रू सीखेंगे, उनका एप्लीकेशन सीखेंगे। पहले वर्ड्स बता देता हूँ, जैसे ये जो एक वर्ड है रैशनल, ये एडजेक्टिव है, और रैशनल ये उसकी एडजेक्टिव फॉर्म है, सॉरी नाउन फॉर्म है। तो ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। मीनिंग क्या है वो भी मैं समझा दूंगा, दो चार वर्ड और लिख देता हूं, तुम लोग उनका ध्यान रखना, ठीक है। रैशनल हो गया, उसके बाद में हमने लिखा एक वर्ड यहाँ पे पर्सनल, ये एडजेक्टिव हो गया, और पर्सनल ये इसकी नाउन फॉर्म हो गई, ठीक है। उसके बाद में फिर एक वर्ड हमने और लिखा यहाँ पर, मुझे लगता है वर्ड उधर लिखना चाहिए था, चलिए पर्सनल लिखा। उसके बाद में हमने यहाँ पर एक वर्ड लिखा रिमेनिंग, रिमेनिंग की एडजेक्टिव फॉर्म हो गई रेस्ट, रेस्ट नाउन फॉर्म हो गई, रिमेनिंग एडजेक्टिव फॉर्म हो गई, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके बाद में हमने लिखा ऑप्टिमिस्टिक, एडजेक्टिव हो गया, ऑप्टिमिस्ट नाउन हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान देना, मैं लिखूंगा नहीं लेकिन उसको तुम लोग ध्यान रखना कि जिस तरीके से ऑप्टिमिस्टिक एडजेक्टिव है, ऑप्टिमिस्ट नाउन है, उसी तरीके से पेसिमिस्टिक एडजेक्टिव है, पेसिमिस्ट नाउन है, ओके। तो रैशनल हो गया, पर्सनल हो गया, रिमेनिंग हो गया, ऑप्टिमिस्टिक हो गया।
बाद में फूलिश नाउन है, सॉरी फूलिश एडजेक्टिव है, फूल नाउन है, ठीक है। उसके बाद में कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है, कॉन्फिडेंट नाउन है। जैसे कॉन्फिडेंट वर्ड है ना, इसी तरीके से हमारे डिपेंडेंट वर्ड भी, अगर हम लिख दें DEPENDENT डिपेंडेंट, तो ये एडजेक्टिव है। DEPENDENT डिपेंडेंट ये नाउन है। इसको भी देखो लिख ही देते हैं, जैसे ऑप्टिमिस्टिक है इसी तरीके से पेसिमिस्टिक है, ये हमारे एडजेक्टिव है। ऑप्टिमिस्ट है, पेसिमिस्ट है, ये वर्ड्स हमारे नाउन है। तो हम इन वर्ड मीनिंग भी समझेंगे और इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफरेंस भी समझेंगे कि इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी अलग अलग हैं और इनके मीनिंग्स भी अलग अलग हैं, ठीक है। एक दो वर्ड और हैं, मैं उन पे आपके साथ में और डिस्कशन करूंगा। पहले ही है, और एक दो वर्ड जो बचे रह जाते हैं मैं कहाँ लिख दूं, चलो यहाँ कहीं लिख देता हूँ। एक वर्ड यहाँ पे हम लिखेंगे, ये चलो बाद में डिस्कस करता हूँ, अभी स्पेस इतना ही है बोर्ड पे, ठीक है। रैशनल, पर्सनल, रिमेनिंग, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, फूलिश, कॉन्फिडेंट, डिपेंडेंट, ये वर्ड्स हैं हमारे एडजेक्टिव्स, ठीक है। फिर इन्हीं की नाउन फॉर्म्स देखो, रैशनल, पर्सनल, रेस्ट, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, फूल, कॉन्फिडेंट, डिपेंडेंट, ठीक है। ये नाउन्स हैं। मीनिंग समझा देता हूं। रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, ये ध्यान रखना अपना, अगर रजिस्टर पेन लिए बैठे हो तो उसको लिख भी लेना चाहे तो अपना बाद में, ठीक है, नोट बनाते टाइम। रैशनल का मतलब होता है समथिंग विच इज बेस्ड ऑन लॉजिक, ठीक है, लॉजिकल, नॉट थ्योरेटिकल, ठीक है। रैशनल का मतलब हो गया लॉजिक, तो इसका मतलब हो गया लॉजिकल, इसका मतलब हो गया लॉजिक, ठीक है। पर्सनल का मतलब हो गया योर ओन, अपना खुद का, शेयर्ड नहीं, दूसरे का नहीं, ठीक है। तो पर्सनल का मतलब हो गया योर ओन, अपना खुद का। पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ, पीपल हु वर्क, ठीक है। पर्सनल वर्क इस कंपनी में डिपार्टमेंट भी होता है जिनका काम होता है लोगों को रिक्रूट करना, ठीक है। तो ये जो पर्सनल वर्ड है ना, ये है नाउन, इसका मतलब होता है पीपल, जनरली स्टाफ के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये पर्सनल हो गया एडजेक्टिव, इसका मतलब हो गया योर ऑन, अपना खुद का, ठीक है। पर्सनल पोजीशन, पर्सनल कार, ठीक है। रिमेनिंग का और रेस्ट का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, बस पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग होता है। रिमेनिंग का भी बचा हुआ, रेस्ट का मतलब भी बचा हुआ, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट, इसमें पेसिमिस्ट और पेसिमिस्टिक के मीनिंग सेम है, ठीक है, निराशावादी, ठीक है। वन मतलब हु इज नॉट, हु डजंट सी द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ठीक है, तो पेसिमिस्टिक हो गया, जिसको निराशावादी आदमी, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट और ऑप्टिमिस्टिक जो है इनके मीनिंग सेम है, आशावादी, हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स ऑलवेज, ठीक है। और ऑप्टिमिस्टिक ऑप्टिमिस्ट का मीनिंग सेम है, बस ये वर्ड नाउन है और ये एडजेक्टिव है, इसको यूज करना है एज एडजेक्टिव, इसको यूज करना है एज अ नाउन सेंटेंस में। कैसे वो होता है वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। फूल और फूलिश दोनों का मीनिंग सेम है, मूर्ख, फूलिश एडजेक्टिव है, फूल नाउन है, ठीक है। फूल का मतलब हो गया फूल पर्सन, ठीक है। डिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मीनिंग सेम है, डिपेंडेंट का मतलब जो दूसरे पे आश्रित है, डिपेंड करता है, और इसका भी मतलब वही है, ये नाउन है, वो एडजेक्टिव है। कॉन्फिडेंट जो एडजेक्टिव है इसका मतलब है फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। और ये जो कॉन्फिडेंट लिखा है इसका मतलब है एक ऐसा पर्सन जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, दैट वी कैन रिलाई ऑन, ठीक है। अ कॉन्फिडेंट इज अ पर्सन दैट वी कैन ट्रस्ट। तो कॉन्फिडेंट का मतलब हो गया एक ऐसा पर्सन जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, जो हमारे साथ भरोसे का आदमी है, ठीक है। और कॉन्फिडेंट का मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको खुद पे भरोसा है, ठीक है, किसी काम को होने को लेकर वो श्योर है। ये जो इतने मीनिंग्स हमने डिस्कस किए हैं ये ध्यान रखना है। उसके बाद में ये ऊपर लिखे गए वर्ड्स एडजेक्टिव है, नीचे लिखे गए वर्ड्स नाउन है, ये ध्यान रखना है। जब ये ध्यान रह जाएगा, ठीक है, और ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी, अब इनके एप्लीकेशन हमें इन एग्जांपल्स में टैली करने की, इनको जो हमने सीखा है कि भाई ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, इनके मीनिंग्स क्या है, देखें क्या उसके हिसाब से इनको सही यूज किया जा रहा है, ठीक है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। हमने लिखा ही इज अ माइंडलेस ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। अब एक चीज समझना, ये जो माइंडलेस है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। हालांकि ये रटने वाली बात हो जाएगी, लेकिन अपना ध्यान रखना है कि इंग्लिश के ज्यादातर वर्ड्स इनके लास्ट में लेस या फुल लिखा होता है, वो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। जैसे माइंडलेस हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है। हालांकि अब एक वो बांग्लादेश का खिलाड़ी है सरफुल, तो ऐसा नहीं भी है, मतलब एक्सेप्शंस लाई, मतलब कोई भी चीज है ना उसको उसके मेरिट के बेसिस पर कैटेगराइज करना चाहिए। ये जनरल कैटेगराइजेशन है कि लेस लिखा है, फुल लिखा है, तो वो एडजेक्टिव ही होगा। लेकिन फिर बहुत से ऐसे वर्ड हो सकते हैं जिनमें फुल लिखा होगा लेकिन वो नहीं होंगे, ठीक है, तो उसके लिए अपना तैयार रहना। माइंडलेस एडजेक्टिव है। अभी जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से ऑप्टिमिस्टिक भी एडजेक्टिव है, ठीक है। तो देखो एक तो गलती ये हो गई कि एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को डिस्क्राइब नहीं कर सकता,
ठीक है, एक गलती ये हो गई, मैं ये वर्ड मिटा देना चाहता हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे कुछ समझाना है, उसके लिए स्पेस चाहिए होगा। तो तुम लोग अपना नोट वोट बना लेना जो भी है। क्योंकि जैसा मैं कहता हूं वैसे कि क्वेश्चन और आंसर जो होता है ना, उनके बीच में लर्निंग होती है। क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, उसके अलावा जो है वो सब लर्निंग है। क्वेश्चन छोड़ दें, आंसर छोड़ दें, तो जो कुछ हम डिस्कस करेंगे ना वो सीखना है। अगर हम केवल क्वेश्चन आंसर पे ही लगे पड़े, ठीक है, तो वो सीखना नहीं है, वो जबरदस्ती रटना है, याद करना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन आंसर से परे जाते हैं, क्योंकि सीखना तो जितना दूर जाओगे क्वेश्चन आंसर से उतना ही सीखना होगा, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा ही इज अ माइंडलेस ऑप्टिमिस्टिक, तो मैं बता देता हूं सबसे बड़ी गड़बड़ तो यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी गड़बड़ है यहाँ पे आर्टिकल ए। जो आर्टिकल्स होते हैं ना, ये नाउन्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है। हमें पता है कि जो ए एंड द आर्टिकल होते हैं डिटर्मिनर्स होते हैं, और डिटर्मिनर्स का काम होता है नाउन्स को डिटर्मिन करना, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे तो कोई नाउन तो है नहीं, ठीक है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम या तो नाउन लिख दें, ठीक है, ही इज माइंडलेस ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, तो सही हो जाएगा कि हम इसको लिख दें ही इज अ माइंडलेस ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, तो सही हो जाएगा। एक दूसरा तरीका यह हो सकता है कि हम इसको लिख दें, ए हटा दें और सीधे ऐसे लिख दें ही इज माइंडलेस ऑप्टिमिस्टिक, ऐसे लिख के सही कर लें, ही इज माइंडलेस ऑप्टिमिस्टिक। तो अब देखो यहाँ पे आर्टिकल था, तो हमें पता था आर्टिकल है तो नाउन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल नाउन के लिए यूज होते हैं, नाउन हमारे पास था नहीं, तो या तो हम नाउन लिखते या तो हम ऐसे लिखते ही इज अ माइंडलेस ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, या फिर हम इसको एक काम करते, आर्टिकल ये हटाई दो, सीधे ऐसे लिख दो ही इज माइंडलेस ऑप्टिमिस्टिक। अब मैं पूछना ये चाहता हूं कि ये लिखा गया सेंटेंस सही है या गलत है। अगर मान लो हम आर्टिकल ड्रॉप कर दें और फिर उसको ऐसे लिखें ही इज माइंडलेस ऑप्टिमिस्टिक, तो क्या सही होगा या गलत होगा? सो कमेंट योर आंसर्स फास्ट, आई सी योर कमेंट्स। ये लोग क्या कह रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिकली, रॉन्ग। चलो देखो, मुझे लगता है तुम लोग आंसर सही बता रहे हो। वो कोई मुझे बाहुबली कहने लग गया, अरे नहीं रे, झाड़ पे टांग दो मुझे, मेरा दिमाग खराब हो जाए। बच्चे होते ना। एक प्लेलिस्ट इसमें सर वो भी बनाते हैं जो मैं इनके साथ अपनी फिलॉसफी डिस्कस करता हूँ। इट वुड मोटिवेशनल तो नहीं होता, वो तो मेरा तो डिमोटिवेशनल वाला होता है। कुछ करेंगे हाँ। चलो देखो, मैं बताता हूं इसमें क्या है। ये जो सेंटेंस है ना हमारा, इसमें ये माइंडलेस ऑप्टिमिस्टिक दोनों भी एडजेक्टिव है। अब अगर एक छोटा सा बेसिक है, हम लोगों ने पहले कई बार डिस्कस किया होगा, मैं बस तुम्हें ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको हम सेंटेंस में दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो हम एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं उस नाउन या प्रोनाउन के साथ लिखकर जिसको वो डिस्क्राइब करें। इस तरीके का एडजेक्टिव का जो यूज होता है उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिवली यूज एडजेक्टिव्स। जैसे कि अगर मैं फिर से एक एग्जांपल लिख के तुम्हें समझाऊं, जैसे मैं लिख दूं ही इज अ वाइज प्लेयर या टीचर या कुछ भी, तो जो वाइज एडजेक्टिव है ना, प्लेयर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो हम कहेंगे एट्रीब्यूटिवली यूज एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें द प्लेयर इज वाइज, द प्लेयर इज वाइज, तो हम देख रहे हैं कि वाइज अभी भी प्लेयर को डिस्क्राइब कर रहा है, वहां भी कर रहा था लेकिन वहां पे उसके साथ लिखा था, ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट था उसका, हम इसको कहेंगे एट्रीब्यूटिवली यूज एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे ये उस प्लेयर को डिस्क्राइब तो कर रहा है लेकिन एक्चुअली में उसके साथ नहीं लिखा, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। लिंकिंग वर्ब्स होती है ना, उनके बाद जो लिखते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो हम इसको कहेंगे प्रेडिकेटिवली यूज एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो अब हमें ध्यान कर रखना है कि अगर हम कभी किसी नाउन के साथ में लिखकर एडजेक्टिव का यूज करें इस तरीके से, तो वो एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी एडजेक्टिव को लिंकिंग वर्ब के बाद लिखकर एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज करें, ना कि नाउन के साथ लिखकर, ठीक है, तो ये उसका प्रेडिकेटिव यूज होता है। तो ये वाइज एडजेक्टिव है, ये वाइज एडजेक्टिव है, मीनिंग सेम है, ये प्रेडिकेटिव यूज हो रहा है, एट्रीब्यूटिव यूज हो रहा है, ठीक। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो तुम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी काम करेगा, ठीक है, कि जब हम कभी किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव यूज करते हैं प्रेडिकेटिवली,
प्रेडिकेटिवली का मतलब लिंकिंग और के बाद लिखकर, ठीक है, तो वो हमेशा हमें कंजंक्शन से कनेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। असल में वो दोनों कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट हो गया, एक ही हो गया, तो ये दो अलग अलग हमारे मतलब आइटम्स हो गए, तो उनको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, तो हमें एंड लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव यूज करें एट्रीब्यूटिवली, तो हम उनको बिना कंजंक्शन के लिख सकते हैं। भी का मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा बिना कंजंक्शन के ही लिखना है, कुछ सिचुएशन में वहां भी कंजंक्शन डिस्कस यूज करने पड़ते हैं, वो हम एडजेक्टिव जब डिस्कस करेंगे तो कर लेंगे। फिलहाल में ये सर्टेन है कि अगर हम किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव यूज करेंगे प्रेडिकेटिवली, तो हमेशा कंजंक्शन के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये हम चाहते हैं कि दोनों सही रहें, तो इनके बीच में कंजंक्शन लिख दो, ही इज माइंडलेस एंड ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, ये सही हो गया। अच्छा, एक ऑप्शन और भी होता है इनको सही करने का, एक तो यही होता है कि दोनों एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, दोनों को एंड से कनेक्ट कर दो, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी होता है सही करने का, दूसरा तरीका ये होता है उनमें से किसी एक को एडवर्ब बना के लिखो, ठीक है, एक को एडजेक्टिव रहने दो, एक को एडवर्ब बना लो, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा माइंडलेस ऑप्टिमिस्टिक, अब चाहे कुछ बच्चे इसमें आंसर कर रहे हैं ऑप्टिमिस्टिकली माइंडलेस, वो भी सही है, लेकिन मैं कहूंगा इसको माइंडलेसली ऑप्टिमिस्टिक लिख दें, माइंडलेसली ऑप्टिमिस्टिक, तो भी ये सही हो जाएगा। ये एडजेक्टिव हो गया, ये इस एडजेक्टिव का एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये इसका एडवर्ब है, मॉडिफायर है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम एंड कंजंक्शन लिखें ही इज माइंडलेस एंड ऑप्टिमिस्टिक, या फिर हम लिखें ही इज माइंडलेसली ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। एक तीसरा ऑप्शन भी था जो हमने यूज नहीं किया, हम चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ही इज अ माइंडलेस ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ठीक है, कि हम ये आर्टिकल लिखा रहने देते तो नाउन लिख देते, और तो हम इसको ऐसे सही कर लेते, ही इज अ माइंडलेस ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, पर्सन लिख दो, कुछ भी लिख दो, मतलब कोई भी नाउन लिख दो तो सही हो जाएगा। अब देखो जैसे ये नाउन हो गया और ये दोनों एडजेक्टिव इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अच्छा, ये दोनों एडजेक्टिव अब जो हमने लिखे ना, ये एट्रीब्यूटिवली यूज हो रहे हैं। यहाँ पे जो लिखे थे माइंडलेस ऑप्टिमिस्टिक, ये प्रेडिकेटिवली यूज हो रहे थे, क्योंकि इनको हमने लिंकिंग वर्ब लिखकर यूज किया था, ठीक है, एज अ कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये माइंडलेस ऑप्टिमिस्टिक है, इन दोनों को हमने पर्सन नाउन कर यूज किया, तो ये एट्रीब्यूटिव यूज है। तो अगर हम एट्रीब्यूटिवली यूज करें दोनों एडजेक्टिव को, देन नो कंजंक्शन इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट देम, ओके। लेकिन अगर हम कभी किन्हीं दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स को प्रेडिकेटिवली यूज करें, दे ऑलवेज नीड टू बी कनेक्टेड विद अ कंजंक्शन, ठीक। तो यहाँ पे एंड लिख के भी सही कर सकते हैं या नाउन लिख के भी सही कर सकते हैं, या फिर एक तरीका ये भी है। सो मतलब दीज आर सम वेज दैट वी कैन मेक दिस सेंटेंस करेक्ट इन, ये कुछ तरीके हो गए जिस तरीके से हम इस सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन डिस्कस हो गया, डन। चलो अगले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन में हमने लिखा द फूल ऑफन आस्क क्वेश्चंस दैट द वाइज कैंट आंसर, ठीक है। एक बार तुम लोग आंसर बताना, तो अपने आप बताओ, ये लोग आंसर कर रहे हैं सर? अभी तो उनके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा होगा। देखो पता नहीं, ये हम लोग जैसे जिस भी वजह से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे आसपास के लोग ठीक हो, सही हो ना भाई। नू किस्त्रो, ये क्या है, कौन सी भाषा में लिख दे इसने? अब देखो, ये फुल नाउन है, डन। अगर ये फुल वर्ड नाउन है तो ये सिंगुलर नाउन है, अगर ये सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हमें वर्ब सिंगुलर लिखनी चाहिए, आस्क्स, ठीक है। फिर से समझ लो, अगर हमें पता है कि ये जो फुल वर्ड है ना, ये नाउन है एंड वी कैन यूज इट एज एन एडजेक्टिव, हम एज ए सब्जेक्ट, हम इसको एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लिखेंगे द फूल, तो द फूल का मतलब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको रेफर किया जा रहा है, क्योंकि द आर्टिकल लिख देना, जैसे हम लिख दें द टीचर, तो द टीचर का मतलब कोई पर्टिकुलर टीचर, द प्लेयर का मतलब कोई पर्टिकुलर प्लेयर, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो अगर हम द फूल लिख दें तो इसका मतलब ये बात किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हो रही है, ठीक है। तो अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा आस्क्स, आस्क्स, ठीक है। द फूल ऑफन आस्क्स क्वेश्चंस दैट द वॉइस कैंट आंसर, तो हम इसको ये मान के चल लेंगे कि हम कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है उसको लेकर बात कर रहे हैं कि वो कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ देता है कि समझदार लोग उसके आंसर नहीं बता पाते, ठीक है। लेकिन अगर ये बात
किसी पर्टिकुलर की ना हो, जनरल में हो रही हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने द वाइज लिखा ना, तो ये कायदे से जनरल की ही बात हो रही होगी। जैसे हमने द वाइज लिखा, इसके बाद में आर्टिकल लिखा द, और इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया। तो जो कांट आंसर हमारा प्रेडिकेट है ना, उसका सब्जेक्ट है द वाइज, दैट कंजंक्शन है वो उन दोनों पार्ट्स को जोड़ रहा है, ठीक है। तो वो जो द वाइज है ना हमारा सब्जेक्ट है। ये बात मुझे लगता है ज्यादातर तुम में से बच्चे जानते होंगे कि जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं जो ह्यूमन क्वालिटीज को डिस्क्राइब करते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज, जैसे फूल होना, फुलिश है, वाइज है, ग्रीडी है, ऑनेस्ट है, ओल्ड है, यंग है, एक्सपीरियंस्ड है, ये ह्यूमन क्वालिटीज है। नीडी है, ब्लाइंड है, पुअर है, रिच है। तो ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं जो ह्यूमन क्वालिटीज को डिस्क्राइब करते हैं, जब हम इनके साथ में द आर्टिकल लिख देते हैं ना, तो ये अपनी पूरी क्लास को रेफर करते हैं। द पुअर का मतलब कोई पुअर पर्टिकुलर पर्सन नहीं, क्योंकि ये तो नाउन है नहीं, पर्सन को रेफर नहीं कर सकता। द पुअर का मतलब हो गया पुअर पीपल, पुअर पीपल इन जनरल। इसी तरीके से अगर हम लिख दें द ब्लाइंड, ब्लाइंड भी एडजेक्टिव है, अगर हम लिख दें द ब्लाइंड, तो द ब्लाइंड का मतलब हो गया ब्लाइंड पीपल इन जनरल, ठीक है। तो ये जो पुअर है, ब्लाइंड है, ये एडजेक्टिव्स हैं। पुअर है, ब्लाइंड है, रिच है, फूलिश है, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। जब हम इनके साथ में द आर्टिकल लिखकर इन्हें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाकर यूज करते हैं, मतलब एज अ नाउन यूज करते हैं, तो ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ना रेफर करके ऑल इंडिविजुअल्स को इन जनरल रेफर करते हैं जो उस टाइप के हों। जैसे द पुअर का मतलब हो गया ऑल पुअर पीपल इन जनरल, द ब्लाइंड का मतलब हो गया ऑल ब्लाइंड पीपल इन जनरल, ठीक है। द फुलिश का मतलब हो जाएगा ऑल फुल पीपल इन जनरल। कोई स्पेसिफिक की बात ना होगी, जनरल की, क्लास की बात हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, जैसे हमने लिखा द फुल, ठीक है, और यहाँ पे लिखा द वाइज, तो अगर हम द वाइज लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक पर्सन और इंडिविजुअल, वी आर टॉकिंग अबाउट इन जनरल। कि कई बार मूर्ख लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछ देते हैं जिन्हें समझदार लोग आंसर नहीं कर पाते। तो अब बेहतर क्या है हमारे लिए, हम आस्क लिखें, यहाँ पे हम फुलिश लिखें, कि हम पर्टिकुलर से इसको जनरल बना दें। तो सेंटेंस की जो थीम है ना, जो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट है, उसको पढ़ने से पता चल पा रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट इन जनरल, नॉट अबाउट समबडी स्पेसिफिक। तो अगर इन जनरल बात कर रहे हो तो एक काम करो, ये फुल हटाओ, फुलिश लिख दो, द फुलिश। द फुलिश का मतलब फुलिश पीपल, ठीक है। द वाइज का मतलब वाइज पीपल। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अब फिर से समझ लो, अगर हम कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात कर रहे होते जो फूल होता, तो हम द फूल सही मानते और इसको आस्क करते, ठीक है। अदरवाइज हम इसको ऐसे सही कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दो द फुलिश। और ये अपना ध्यान देना कि ऐसे एडजेक्टिव्स जो ह्यूमन क्वालिटीज को डिस्क्राइब करते हैं, जब हम उनके साथ द आर्टिकल लिखकर यूज करते हैं, तो वो उस टाइप के सारे लोगों को इन जनरल रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। The poor means poor people, the rich means rich people, the honest means honest people, the educated means educated people, the needy means needy people, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में आंसर हो गया। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा द रेस्ट 20 क्वेश्चंस डील विद एडजेक्टिव्स, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। अब देखो यहां पे जो रेस्ट हमने लिखा ये भी नाउन है, ठीक है, क्वेश्चंस भी नाउन है। तो नाउन को डिस्क्राइब कर नहीं सकता, ठीक है। नाउन जो है वो नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, तो ये तो गलत हो गया, ठीक। अब हमारे पास एक जो सबसे आसान तरीका है वो तो है कि हम इसको लिखें द रिमेनिंग। रिमेनिंग हमारा एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो हम लिख दें द रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस, बचे हुए जो 20 क्वेश्चंस है वो, तो ये सही हो गया। हालांकि एक तरीका यहां पर और भी है कि हम लिख दें द रेस्ट question, the rest of the questions, the rest of the questions deal with adjectives, तो भी सही हो जाएगा। द रेस्ट को सब्जेक्ट बना लो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दें द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। होता पता है क्या, ये जो रिमेनिंग है ये एडजेक्टिव है, ये तो नाउन के साथ लिख दोगे, लेकिन रेस्ट है नाउन, उसको नाउन के साथ लिख नहीं पाओगे। मैं एक कॉमन एग्जांपल से बात तुम्हें समझाता हूं, अगर समझना। जैसे हमने लिखा नन प्लेयर could score more than 30 रन्स। अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग ये क्वेश्चन मैंने लिखा है कि नन प्लेयर कुड स्कोर मोर देन 30 रन्स, इसका आंसर बताओ कि अगर ये गलत हो तो व्हाट कुड बी द वेज टू करेक्ट दिस सेंटेंस, ठीक है, कि इस सेंटेंस को सही करने के क्या तरीके हो सकते हैं, मतलब किस वेज में हम इस सेंटेंस को सही कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, एक बार तुम लोग खुद अपने आप को आंसर करो, इसको आंसर करो कि मीनिंग तो सेंटेंस का समझ में आ गया होगा कि बट मीनिंग इज बीइंग कन्वेड हियर, उस मीनिंग को ग्रामेटिकली किस तरीके से हम एक्सप्रेस करेंगे वो सही हो, मीनिंग बदले ना और सेंटेंस ग्रामेटिकली सही हो जाए, ठीक है। कमेंट और आंसर्स।
हरिओम। एक बच्चा बुक्स के बारे में पूछ रहा, बुक्स में कुछ नहीं रखा बच्चे, कुछ नहीं रखा बुक्स में। ले भी लोगे तो कोई ज्यादा तीर नहीं मार दोगे। आज समझ बढ़ाओ, अपनी बुक्स में कुछ नहीं रखा। देखो पता क्या, ये जो सेंटेंस हमने लिखा नन प्लेयर, इसमें क्या सही होगा क्या गलत होगा उससे पहले बात समझना। ये जो नन वर्ड होता है ना, इट इज अ प्रोनाउन, ये प्रोनाउन होता है, ठीक है। मीनिंग के लिए होता है, ऑल पॉजिटिव मीनिंग के लिए होता है, प्रोनाउन होता है। लेकिन प्रोनाउन होने के साथ साथ में वो डिटर्मिनर भी होता है। डिटर्मिनर का मतलब ये होता है कि हम उसको नाउन लिख कर यूज कर सकते हैं, लेकिन जो नन होता है वो केवल प्रोनाउन होता है, ठीक है। नन जो है वो केवल प्रोनाउन है, ऑल जो है वो प्रोनाउन और डिटर्मिनर दोनों ही। अगर मीनिंग चाहिए और डिटर्मिनर का यूज करना पड़े तो हम नन तो लिख नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो प्रोनाउन है। तो हम क्या लिखेंगे, नो। नो जो वर्ड होता है वो डिटर्मिनर होता है। तो ऑल पॉजिटिव मीनिंग के लिए यूज होता है, ऑल पॉजिटिव मीनिंग के लिए यूज होता है, नन प्रोनाउन होता है, ऑल प्रोनाउन डिटर्मिनर दोनों होता है, उसको हम कैसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने प्लेयर नाउन लिख रखा है, तो प्लेयर नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें प्रोनाउन की नहीं डिटर्मिनर की जरूरत पड़ेगी। तो एक ऑप्शन तो कि हम इसको लिख दें नो प्लेयर, हम इसको लिख दें नो प्लेयर। नहीं तो एक ऑप्शन दूसरा भी है कि हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, अगर हम लिख दें नन ऑफ द प्लेयर्स, नन ऑफ द प्लेयर्स ऐसे लिख दें तो भी सही जाएगा। अब ऐसे लिखने से क्या होगा, ये ऑफ प्रिपरेशन हो गई, द प्लेस इज प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया, नन जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया, लिखी गई प्रेडिकेट का। तो जो हमारा प्रेडिकेट है, इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट, ठीक है। एक ऑप्शन था, एक ऑप्शन और भी था इसको सही करने का कि हम उसको नो प्लेयर लिख देते, नो प्लेयर कुड स्कोर मोर देन, तो भी सही जाता। एक किसी बच्चे ने और ढंग का आंसर किया है कि अगर हम इसको चाहते तो नॉट एनी लिख देते, नॉट एनी प्लेयर स्कोर, तो भी सही जाता, ठीक है। होता क्या है, ये नॉट एनी और नो जो होता है ना, इक्विवेलेंट होते हैं। हमने किसी न किसी वीडियो में पहले डिस्कस, इट इक्वल्स नो, ठीक है। नॉट एनी इक्वल्स नो, कि नॉट एनी जो होता है ना, नो का इक्विवेलेंट होता है। तो आप नो लिखो या नॉट एनी लिखो, एक ही बात होती है। मुझे लगता है हमने कोई वीडियो डिस्कस करा था जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो उसमें एक क्वेश्चन डिस्कस किया होगा, ठीक है। नॉट अ वर्ड इज स्पोक टू एनीवन, ठीक है। ऊपर आवाज कम आ रही है, अच्छा। तो वो जो हमने डिस्कस किया होगा ना, तो उसमें हमने पढ़ा होगा कि नॉट एनी का मतलब नो होता है। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, देखो यहाँ पर भी चाहे अपना समझ लो कितना टाइम लगना है। हमने लिखा ही हैज एनी मिस्टेक्स, ही हैज नॉट मेड एनी मिस्टेक्स, ठीक है। और बी हमने लिखा ही हैज मेड नो मिस्टेक्स। अब देखो ये जो दोनों सेंटेंस हमने लिखे, ही हैज नॉट मेड एनी मिस्टेक्स एंड ही हैज मेड नो मिस्टेक्स, इन दोनों के मीनिंग सेम है। अगर इन दोनों के मीनिंग सेम है तो जो इनके स्ट्रक्चर में हमें डिफरेंस नजर आ रहा है कि इसमें नॉट एनी लिखा है, इसमें नहीं लिखा, इसमें नो लिखा है, उनमें, तो इसका मतलब जो हमें डिफरेंस नजर आ रहा है एक्चुअल में डिफरेंस नहीं है, सिमिलरिटी है, ठीक है। क्योंकि अगर इन दोनों के मीनिंग सेम है तो इसका मतलब जो स्ट्रक्चर का डिफरेंस सिमिलरिटी हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये वहां पे नहीं लिखा, तो ये जो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है, लेकिन उस डिफरेंस से मीनिंग में कोई अंतर नहीं आया। तो अगर दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आया तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि नॉट एनी इक्वल्स नो, कि नॉट एनी जो होता है वो नो का इक्विवेलेंट होता है, या नो जो होता है वो नॉट एनी का इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस हमने लिखा ना, नो प्लेयर कुड स्कोर मोर देन 30 गोल्स, इसको चाहे तो हम नॉट एनी प्लेयर कुड स्कोर मोर देन 30 रन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सेंटेंस है हमारा ये वाला। द रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस डील विद एडजेक्टिव्स, या द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डील विद एडजेक्टिव्स। अब आ जाते हैं सेकंड पे। हरिओम। हरिओम।
अब देखो इस क्वेश्चन में आना, किसी बच्चे ने कहा कि यहाँ पे जो वर्ड ये गलत है, QIET आएगा, मुझे लगता है उस समय मैंने देखा था, उसने आंसर किया। तो सबसे पहले देखो, अगर तुम्हें ये कोई कंफ्यूजन हो तो मैं दूर कर देता हूँ। ये जो क्वाइट वर्ड हमने लिखा है, क्वाइट, ठीक है, और ये जो लिखा है, इनमें से ये वाला वर्ड एडजेक्टिव है, ये वाला वर्ड एडवर्ब है, ठीक है। इस क्वाइट का मतलब होता है साइलेंट, कीप क्वाइट प्लीज, ठीक है। इस क्वाइट का मतलब होता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, कंप्लीटली, आई एम क्वाइट हैप्पी, ठीक है। उसके अलावा एक वर्ड यहां पे और होता है, QUIETLY, क्वाइटली, ये भी एडवर्ब होता है। ये जो क्वाइटली वर्ड हमारा एडवर्ब है, ये इस एडजेक्टिव से बना एडवर्ब है। ये जो क्वाइट हमारा एडजेक्टिव है ना, इसी की एडवर्ब फॉर्म है, LY ऐड कर दिया तो एडवर्ब बन गया उस एडजेक्टिव का, ठीक है। और इसका मतलब हो गया साइलेंटली। तो अपना ध्यान रखना, अगर ये डिफरेंस पहले से ना क्लियर हो तो आगे अपना ध्यान रखना कि जो QIET क्वाइट वर्ड है, ये एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है साइलेंट। QUITE जो वर्ड होता है, ये एडवर्ब होता है और इसका मतलब होता है कंप्लीटली, एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, ठीक है। QITLY क्वाइटली जो होता है, ये इस एडजेक्टिव क्वाइट से बनाया गया एडवर्ब है, क्वाइटली, और इसका मतलब होता है साइलेंटली। तो वो जो हमने क्वाइट लिखा है ना बच्चे, वो बिल्कुल सही, यहाँ पे हमें वही मीनिंग चाहिए और एडवर्ब चाहिए, ठीक है। अब देखो ये सेम हमारी लिंकिंग वर्ब हो गई, इसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। ये जो रैशनल वर्ड हमने लिखा ना, ये एडजेक्टिव नहीं है, इसकी नाउन फॉर्म है। इसकी जो एडजेक्टिव फॉर्म होती है वो होती है AL, ये है ALE, तो हमें एडजेक्टिव की जरूरत है, तो इसको हटा दो। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, द पेशेंट सीम्ड क्वाइट लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब सेंसिबल, जो सही गलत को डिसाइड कर सकता है, सही गलत की जिसको समझ है, ठीक है, तो वो हो गया रैशनल पर्सन। अच्छा, एक ऐसा पर्सन जिसको इरेशनल है, इरेशनल का मतलब उसको तर्क नहीं है, उस सही गलत का अंतर नहीं समझता, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना, वो नहीं समझता, ठीक है, तो वो हो गया इरेशनल। तो जो रैशनल वर्ड है ना, ये सही हो गया, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट बन गया और इस पेशेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, और उस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए हमने एडवर्ब यूज कर लिया, ठीक हो गया, ठीक है। अब मान लो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, एक क्वेश्चन ऐसे लिखूं, आई कांट अंडरस्टैंड द रैशनल बिहाइंड दिस एक्शन। देखो तो एक बार इसका आंसर बताओ तो ये सही है गलत है, एक बार इसका आंसर बताओ तो जल्दी से कि ये आंसर ये सही है सेंटेंस या गलत है। आंसर कर रहे हैं सब? देखो कांट अंडरस्टैंड हमारी वर्ब हो गई, ठीक है, सीम्ड तो है लिंकिंग वर्ब, तो लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आ गया कॉम्प्लीमेंट बन के। अंडरस्टैंड एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब में एडजेक्टिव तो आएगा नहीं, एक्शन वर्ब के बाद आएगा उसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन होते हैं, तो इसका मतलब ये वर्ड जो हमने लिखा ना, नाउन होना चाहिए। एक वजह तो यही हो गई कि हमारी वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो नाउन प्रोनाउन होते हैं, तो इसलिए इसको नाउन होना चाहिए। दूसरी एक वजह और भी है, ये देखो द आर्टिकल हमने लिख रखा है, द आर्टिकल डिटर्मिनर है, नाउन के साथ आएगा, ठीक है, तो इसको यहां से हटाओ और ऐसे लिख दो। अभी जो रैशनल वर्ड हमने लिखा ना, ये हमारा नाउन है और इसका मतलब है लॉजिक। आई कांट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस एक्शन, तो मीनिंग भी काम करेगा। अगर हमें मीनिंग का डिफरेंस याद रखना है कि भाई ये जो रैशनल एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है लॉजिकल, सेंसिबल, इसका मतलब होता है लॉजिक। तो जो मीनिंग हमें रिक्वायर्ड है वो भी लॉजिक मीनिंग रिक्वायर्ड है, मतलब हमें लॉजिक मीनिंग का यूज करना है सेंटेंस में, तो इसको लिख दो, आई कांट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस एक्शन, ठीक है, ये सही हो गया। उसके बाद में आते हैं इस पे, ये हमारे दोनों हो गए सही। फिर उसके बाद हमने लिखा था सिक्योरिटी पर्सनल रिफ्यूज हिम एडमिटेंस, ठीक है। अब देखो पर्सनल एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है योर ओन, अपना खुद का, किराए का नहीं या इधर उधर का नहीं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो यहाँ पे वर्ड हमें चाहिए, ये सिक्योरिटी वर्ड हो गया, डिस्क्रिप्शन किसी का डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमें चाहिए सब्जेक्ट, हु रिफ्यूज देम एडमिटेंस, किसने उसको मना कर दिया, ठीक है, सिक्योरिटी स्टाफ ने। अब ये जो पर्सनल वर्ड होता है ना, इसका मतलब स्टाफ नहीं होता, इसका मतलब होता है व्यक्तिगत, अपना खुद का, ठीक है। जो हमें मीनिंग चाहिए इस सेंटेंस में वो है ये पर्सनल। अब ये जो पर्सनल वर्ड है ना, नाउन है, पर्सनल जो नाउन है इसका मतलब हो गया स्टाफ, ठीक है। तो PERSONL पर्सनल जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है योर ओन, तुम्हारा खुद का। PERSONNEL पर्सनल जो वर्ड होता है ये हमारा नाउन होता है, इसका मतलब होता है स्टाफ, जनरली उस स्टाफ के लिए यूज किया जाता है जो कहीं पे डिप्लॉयड है, काम कर रहा है, ठीक है।
तो हमें यहाँ पे नाउन की जरूरत है, हमने पर्सन लिख दिया। एक दो एग्जांपल जो मैं और चाहूंगा तुम लोगों के साथ डिस्कस कर लूं आज ही। देखो 5 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 7, ही इज सफरिंग फ्रॉम लो मॉरल, ठीक है। 8th, they are still dependent on him. 9th, I am very much confident of success. Or 10th, the employer did well by the hard working of his employees. So here are 5 more questions. First of all, I would like you to attempt on your own. 7, 8, 9, 10. 6th बीच में मिस हो गया क्या एक सर? इससे पहले सर हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 7 मुझे लगता है 6 किए थे। चलो ठीक है, अपना नंबर वगैरह तो सही कर लेना, उसमें क्या रखा है, ठीक है। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम लो मॉरल, they are still dependent on him, and I am very much confident of success, and the employer did well by the hard working of his employees, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं एक बार चाहता हूं कि इनको आंसर अपने आप करो, पहले अपने आप अटेम्प्ट करो और उसके बाद में फिर आंसर्स बताओ, ठीक है। एंड देन वी शैल डिस्कस देम इन डिटेल। फिर हम ये जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार अपने आप अटेम्प्ट करो और सारे आंसर्स बताओ जल्दी से, टिल आई रीड योर कमेंट्स। तब तक मैं तुम्हारे कमेंट्स देखता हूं। फाइव क्वेश्चन थे ना सर इससे पहले? हाँ हाँ, चलो 5 ही थे, मैं सीक्वेंस सही कर देता हूँ। 6, 7, 8, 9। एक 10th क्वेश्चन में लिख दूंगा अपने पास से, चलो लिख देता हूँ। एक मान लो, शी इज हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड कॉन्फिडेंट, ठीक है। ये 10 हो गए, चलो टोटल। आंसर कर रहे हैं ये लोग? मॉरल, ठीक है, मॉरल, डिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, हार्ड वर्क। कॉन्फिडेंट, हार्ड वर्क। एक काम करो तुम लोग, ये तो सब छोड़ो, इसका आंसर बताओ। इसका ये जो 10th क्वेश्चन है ना, इसका आंसर बताओ 10th का। बाकी छोड़ो, बाकी तो मैं अभी डिस्कस करूंगा। मैं चाहता हूँ बस एक सिंगल क्वेश्चन, शी इज हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड कॉन्फिडेंट, ठीक है, इसका आंसर बताओ। इज द 10th अ करेक्ट स्टेटमेंट? जो 10th मैंने सेंटेंस लिख दिया है, ये 10th सेंटेंस लिखा गया जो है वो सही है या गलत है, ठीक है। और अगर ये सही है तो नो एरर, ठीक है। और अगर इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है तो वो करेक्शन जो रिक्वायर्ड है उसको कमेंट करो, कमेंट फास्ट। अंशुल नायक, बहुत देर से है बेटा, राम राम।
नो एरर, 10th में बच्चे नो एरर बता रहे हैं, हिज की जगह हर होगा। ये कब सुधरोगे तुम लोग? टेंथ का आंसर बताओ केवल। नमस्ते। देखो बढ़िया है, तुम लोग आंसर अपना कर रहे हो, ठीक है। 10th क्वेश्चन जो है ना, ये मुझे लगता है कि हमें सबसे लास्ट में डिस्कस करना चाहिए, लास्ट में लिखा भी है, बाकियों पे आ जाते हैं, ठीक है। ये जो बाकी क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको समझने के लिए एक छोटी बातें और समझ लेना। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो फॉर्म में ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है, और उनका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, मीनिंग भी लगभग कई बार सेम हो जाते हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफरेंट होते हैं। कुछ वर्ड्स तो अभी हमने डिस्कस कर लिए थे, जैसे कॉन्फिडेंट है, डिपेंडेंट है, हमने उसी समय डिस्कस कर लिए थे। ये जो वर्ड ऊपर लिखा है ना मॉरल, इसको समझ लो। ये जो हमने लिखा है वर्ड मॉरल, ठीक है, ये हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक। अच्छा, एडजेक्टिव होने के साथ साथ में ये नाउन भी होता है, और MORAL मोरल जो होता है ये केवल नाउन होता है, ठीक है। ये वर्ड नाउन होता है। मॉरल का मतलब होता है रिलेटेड टू राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, सही गलत से रिलेटेड, ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, नैतिक कह लो, एथिकल कह लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब हम मॉरल लिख देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि आइडिया, जैसे मॉरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी का मतलब व्हाट वी गेट फ्रॉम, ठीक है, जो हमें आइडिया मिला, जो हमें समझ मिली, वो हो गया। ये मॉरल का मतलब हो गया अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इस मॉरल का मतलब हो गया रिलेटेड टू राइट एंड रॉन्ग, नैतिक, जो सही है, ठीक। अच्छा, ये मोरल वर्ड जो है ना, ये होता है एंथुसियाज्म या कॉन्फिडेंस, कि जो हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारी जो मतलब स्टेट को डिस्क्राइब करता है। तो ये जो मोरल है, ये नेम ऑफ स्टेट है, स्टेट ऑफ कॉन्फिडेंस, स्टेट ऑफ बीइंग कॉन्फिडेंट। तो बीइंग कॉन्फिडेंट जो हमारी स्टेट है, ये उसको रेफर करता है। मोरल का मतलब हो गया कॉन्फिडेंस, ठीक है। मॉरल का मतलब हो गया लेसन, या यूं कह लें इसको हिंदी में, जैसे हमने कुछ पढ़ा और उससे जो भी हमें सीख मिली, मॉरल का मतलब सीख, लेसन, ठीक है। और इस मॉरल का मतलब हो गया नैतिक, रिलेटेड टू राइट एंड रॉन्ग। ये समझ में आ गया? तो ये समझ में आ गया, इससे वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन हमें समझने के लिए थोड़ा सा अलग से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लेकिन ये बाकी वाले क्वेश्चंस हैं जो जितना हमने अभी तक डिस्कस किया उसके बेसिस पर ही हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमने फ्रॉम प्रिपोजिशन लिखी है। जब भी हम कोई प्रिपोजिशन लिखते हैं तो उसके बाद हमेशा हमें को उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं। अभी जो मॉरल वर्ड है ना, ये ऑब्जेक्ट है प्रिपोजिशन का, तो ये नाउन होना चाहिए। खैर मॉरल नाउन होता भी है, लेकिन इसका मतलब लेसन होता है, सीख, समझ। यहाँ पे मॉरल का मतलब समझ तो नहीं सकता। अगर हम लिख रहे हैं लो मॉरल, तो इसका मतलब ये उसकी स्टेट डिस्क्राइब की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉरल हटाओ, मोरल लिख दो। इसका मतलब हो गया कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस, मतलब उस पर्सन को अपने भरोसा नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस कम हो गया, ठीक है। तो ये जो मोरल वर्ड है ना, हमने ये लिखा, ये नाउन है, इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंस, ये हमारी स्टेट को रेफर करने वाला नाउन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन हिम। अब देखो, ये जो डिपेंडेंट वर्ड हमने लिखा, ये नाउन है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए दे को यूज करोगे, ठीक है, तो ये प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि दे प्लूरल है, ठीक है। मान लो अगर मैं एक सेंटेंस लिख दूं, दे आर, ठीक है, दे आर स्टूडेंट, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट है एक सिंगुलर नाउन, लेकिन जिनको हम रेफर कर रहे हैं वो प्लूरल है। तो अगर वो प्लूरल है तो स्टूडेंट्स भी प्लूरल हो गया, तो हमें इसको स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये एडजेक्टिव होता तो ऐसा नहीं करना पड़ता। जैसे अगर हम कह देते दे आर इंटेलिजेंट, तो इनको प्लूरल नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होती नहीं है, नाउन्स में होती है। तो प्लूरल को रेफर करना है तो नाउन की प्लूरल फॉर्म लिखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। एडजेक्टिव तो चाहे एक के लिए यूज करो, चाहे एक से ज्यादा के लिए यूज करो, उसकी सेम फॉर्म यूज करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो जो डिपेंडेंट वर्ड हमने लिखा है, या तो हम उसको लिखें डिपेंडेंट्स एस के साथ में, ठीक है, और नहीं तो हम उसको क्या करें, कॉम्प्लीमेंट मान लें कि हम देखो डिस्क्राइब करने के लिए इस वर्ड का यूज कर रहे हैं और उनकी स्टेट डिस्क्राइब कर रहे हैं। डिस्क्राइब ही करना है तो एडजेक्टिव लिख दो, डिपेंडेंट। तो यहां पे आ गया वर्ड डिपेंडेंट, एडजेक्टिव, ये काम हो गया सही। अब मान लो मैं थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज करूं और एक नया सेंटेंस कुछ लिख दूं इस टाइप का, ही टुक केयर ऑफ हिज डिपेंडेंट्स, ऐसे लिख दो, ही टुक केयर ऑफ हिज डिपेंडेंट्स, ठीक है। अब देखो, ऑफ प्रिपोजिशन है, ये इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एक तो हमें ऐसे बदल गया कि ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होते हैं, ठीक है। दूसरी बात,
ये जो डिपेंडेंट वर्ड हमने लिखा ना DENT, ये एडजेक्टिव होता है। अगर ये एडजेक्टिव है तो हमने इसका प्लूरल गलत बना लिया। एडजेक्टिव्स की प्लूरल फॉर्म होती नहीं है, ठीक है, उनमें एस वगैरह नहीं ऐड किया जा सकता, कि सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स नाउन प्रोनाउंस में होती हैं, ठीक है, एडजेक्टिव्स में नहीं होती। तो ये एक तो ये एस लिखा ये गलत है, हालांकि उसको तो चाहे तो हम हटा के सही भी कर सकते हैं, भाई एडजेक्टिव है प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगी तो एस रिमूव कर दो, लेकिन तब भी सही नहीं हो पाएगा। तब इसलिए सही नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें उसको एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपरेशन यूज करना है, प्रिपरेशन का एज एन ऑब्जेक्ट यूज करना है, तो वो नाउन ही होना चाहिए। तो इसका मतलब ये प्लूरल फॉर्म दिक्कत नहीं कर रही है, दिक्कत कर रही है कि एडजेक्टिव क्यों यूज कर लिया जब यहाँ पे प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो नाउन फॉर्म लिखो, डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट्स का मतलब आश्रित लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नाउन ही चाहिए था तो हमने नाउन लिख दिया डिपेंडेंट्स। यहाँ पे नाउन एडजेक्टिव में कुछ भी यूज हो सकता था, तो हम जो चाहे अपना यूज कर लें। चाहो तो इसको डिपेंडेंट्स लिख के जैसे वो लिखा है इसको सही कर लेते हैं, या फिर इसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दो तो भी सही जाएगा, ठीक। अब आ जाते हैं 8th क्वेश्चन। देखो 8th क्वेश्चन में जो वर्ड हमने लिखा ना कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, ये होता है नाउन। DENT जो होता है वो होता है एडजेक्टिव। तो इसको सही करने का एक तरीका तो ये है कि हम इसको ऐसे लिख दें, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, DENT, ठीक है। और हमें वही लिखना पड़ेगा क्योंकि वो जो नाउन होता है ना कॉन्फिडेंट, इसका मतलब होता है एक भरोसेमंद आदमी, एक ऐसा आदमी जिसमें हम भरोसा करते हैं, जिसको हम अपनी सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल बता के रखते हैं। तो यहाँ पे अपने अलावा किसी और पर्सन को तो रेफर करना नहीं है, तो DENT नाउन नहीं लिख पाओगे, क्योंकि कॉन्फिडेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिस पे हम भरोसा करते हैं, जिसको हम अपनी कॉन्फिडेंशियल चीजें बता देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें किसी और पर्सन को रेफर नहीं करना है, ये स्पीकर को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया वर्ड है। तो अगर स्पीकर को डिस्क्राइब लिखा गया वर्ड है तो इसको एडजेक्टिव में लिख, कॉन्फिडेंट। फिर मैंने एक सेंटेंस और लिखा थोड़ा सा चेंज करके, ही इज कॉन्फिडेंट, he is a confidant of the minister. He is a confidant of the minister. अब मान लो अगर ये सेंटेंस लिखा हो, he is a confident of the minister, और ये तुम्हें सही करना हो तो कैसे सही करोगे, ठीक है। सो कमेंट योर आंसर्स फास्ट। ये 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, हम लोग इन्हें फिनिश करते हैं। जल्दी से आंसर बताओ कि अगर हमें ही इज अ कॉन्फिडेंट ऑफ द मिनिस्टर सही करना हो तो कैसे सही करोगे। मैं बताता हूं क्या ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन हो सकता है कि हम इसको नाउन बना दें, दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि हम आर्टिकल ए ड्रॉप कर दें। देखो तो एक बार, बच्चे कह रहे हैं नाउन बनाना पड़ेगा, मैं सोच रहा हूं उसको एडजेक्टिव रहने दूं, आर्टिकल ए ड्रॉप कर दूं। लाइव की रिकॉर्डिंग करो ना स्टार्ट। लाइव की रिकॉर्डिंग क्या होती है? यही तो बेटा कहानी है अमित गुप्ता, देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। देखो अब जैसे इसमें काफी बच्चे हैं कि मुझे लग रहा है कि मिनिस्टर्स लिख दिया उसने तब तक, चलो छोड़ो। अब जैसे हमने इसमें देखा कि बहुत से बच्चे हैं जो ये आंसर कर रहे हैं कि ये जो ए है ना इसको हम रिमूव कर दें और इसको नाउन एडजेक्टिव बना लें, ठीक है। अब पता है हम इसको कर सकते हैं अगर ये सिचुएशन ऐसी हो, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था ना, ये लिखा है, इस तरीके से कुछ हो, तब तो हमें पता चल जाएगा कि ये बात केवल इसी पर्सन की हो रही है और इसकी स्टेट डिस्क्राइब करनी है। कॉन्फिडेंट का मतलब हो गया स्टेट ऑफ बीइंग कॉन्फिडेंट, ठीक है। कॉन्फिडेंस होने की स्टेट को कहते हैं, कोई पर्सन है उसमें कॉन्फिडेंस है तो वो कॉन्फिडेंट है, तब तो हम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पता कहानी क्या है, ये जो पर्सन है इसको हम रिलेट कर रहे हैं मिनिस्टर से, ठीक है। अच्छा अगर तुम लोगों को पता हो, ये बातें बहुत बार पहले हमने डिस्कस की होंगी, बस हम इनको सेंटेंसेस में जरूरत पड़ने पे अप्लाई नहीं कर पाते, दिक्कत ही हो जाती है। जैसे कि ये जो प्रीपोजिशंस होती हैं, इनके बाद जब भी हम कोई नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं तो वो एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज बनती हैं। डन। अगर हम ये देखें कि ऑफ द मिनिस्टर कैसी फ्रेज होगी, एडजेक्टिव या एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हमेशा जो तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि जब हम ऑफ के साथ में
कोई नाउन लिखते हैं, ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं मैं पर्टिकुलरली केवल, तो वहां पे दो सिचुएशन पॉसिबल होती हैं। या तो हम किसी चीज के पार्ट को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई एक चीज किसी एक टोटल का पार्ट है, जैसे कि हमने लिखा वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, तो ये बॉयज टोटल हो गया और ये वन उसका पार्ट हो गया, ठीक है, तो ये पार्ट हो गया, ये टोटल हो गया, रिलेट कर दिया। इसके अलावा हम ऑफ प्रिपरेशन को तब भी यूज करते हैं जब हमें किसी के पोजीशन को रेफर करना हो, कि कोई चीज किसी से रिलेटेड है, वो उसका पार्ट नहीं है, वो उससे रिलेटेड है, बिलोंग करती है उससे, जैसे कि द सन ऑफ दिस मैन। अब जैसे जो हमने लिखा ना द सन ऑफ दिस मैन, ये जो सन है वो उस मैन का पार्ट नहीं है, वो अलग है, वो अलग है, लेकिन वो उससे एसोसिएटेड है, ठीक है। अब जब हम इस तरीके की सिचुएशन में ऑफ का यूज करते हैं, तो ऑफ के साथ में वो नाउन फ्रेज बनती है ना, वो हुज का रिप्लाई होती है, हुज का रिप्लाई, द सन, हुज सन ऑफ दिस मैन। जब ये हुज मैन्स सन, ऑफ फिर से समझ लो, जब हम ऑफ प्रिपोजिशन के साथ में किसी नाउन को लिखते हैं तो एक बार तो हम उसको रेफर करते हैं तब जब हमें पार्ट और टोटल को रिलेट करना हो, कि कोई एक टोटल है उसके एक पार्ट को हमें रेफर करना है, जैसे हमने लिख दिया सम ऑफ द बुक्स, ठीक है, हमने लिख दिया नन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, हमने लिख दिया ईच ऑफ द आंसर्स, ऐसे, तो वो पार्ट और टोटल रिलेट किए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम ऑफ को यूज करते हैं, हम ऑफ को तब भी यूज करते हैं जब हमें हुज का रिप्लाई लिखना हो। तो जब हमें हुज का रिप्लाई लिखना हो ना, तब पता क्या करता है, तब ये जो ऑफ प्रिपोजिशन होती है इसके थ्रू हम पोजीशन रेफर करते हैं। ऑफ दिस मैन जो है ये पॉजिटिव केस हो गया, पोजीशन हो गया, या रिप्लाई में ऑफ प्रिपोजिशन को यूज करते हैं, तो वो जो लिखी गई है वो हमेशा एडजेक्टिव होती है जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करती है, जैसे द सन नाउन हो गया, और ऑफ दिस मैन जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है, हुज का रिप्लाई जो सन को डिस्क्राइब कर रही है। अब अगर ये बात तुम्हें समझ में आई तो यहाँ पे देखना, जैसे हमने लिखा ही इज अ कॉन्फिडेंट, हुज कॉन्फिडेंट इज ही, किसका कॉन्फिडेंट है, तो हुज का रिप्लाई चाहिए। तो अगर ये ऑफ द मिनिस्टर फ्रेज हुज का रिप्लाई है, ठीक है, अगर ये हुज का रिप्लाई है तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन को डिस्क्राइब करेगी। नाउन को डिस्क्राइब करने का मतलब है कि बजाय कि आर्टिकल ए हटाने के, आर्टिकल ए को हटाने के बजाय इसको कॉन्फिडेंट लिखो। तो बहुत सी छोटी छोटी बातें होती हैं जब हमें क्लियर हो जाती हैं, तो जो हमारा लेवल ऑफ लर्निंग होता है ना, वो मतलब वो क्लियर ही होता है, उसमें कुछ एम्बिग्यूटी होती नहीं है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, अगर हम पार्ट और टोटल को रिलेट करें, ठीक है, तब तो ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन अगर हम ऑफ का यूज पार्ट और टोटल को रिलेट करने के लिए ना यूज करें, ठीक है, हुज के रिप्लाई में यूज करें, तो हुज के रिप्लाई में इसको पॉजिटिव केस लिखा करो, ठीक है। एक छोटा सा काम तुम्हें और भी करना पड़ेगा, जब ये बात पता चल जाएगी कि यहाँ पे ए आएगा, कॉन्फिडेंट आएगा, एस नहीं लिखना, ठीक है, कॉन्फिडेंट आएगा, तो इस मिनिस्टर को ना पॉजिटिव केस में लिखना। मिनिस्टर को पॉजिटिव केस में क्यों लिखा, ये नाउन का एक कॉन्सेप्ट है, किसी दिन बड़े डिटेल में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8 भी हो गया। अब आ जाते हैं 9th और 10th पे। 9th 10th पे जाने से पहले हम 10th को डिस्कस करते हैं। 10th को इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेटेड है। देखो, ये जो हमने लिखा सी इज हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड कॉन्फिडेंट, अब हम देख रहे हैं कि हिज हमारा डिटर्मिनर है, तो इसके साथ हमें नाउन लिखने पड़ेंगे। क्लोजेस्ट एडजेक्टिव है, एक नाउन हो गया फ्रेंड, एंड से जोड़ रखा है, तो कॉन्फिडेंट हो गया दूसरा नाउन, ठीक है। तो फ्रेंड भी नाउन है, कॉन्फिडेंट भी नाउन है, एंड है, जैसे फैन बॉयज जो हमारे होते हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये जो फैन बॉयज हमारे कंजंक्शन होते हैं ना, सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स कनेक्ट करते हैं। सेम रैंक से मतलब ये होता है कि अगर ये नाउन है तो ये भी नाउन ही होगा, ठीक है। इसको ऐसे समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज ब्रेव बट फूल, तो जैसे बट हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया, फैन बॉयज जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। अगर ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो ये जो इससे पहले हमने एडजेक्टिव लिखा है ना ब्रेव, तो इसके बाद में भी एडजेक्टिव होना चाहिए। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि फुल नाउन होता है, फुलिश एडजेक्टिव होता है, तो अगर फुलिश एडजेक्टिव होता है तो उसी को लिखो। तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, दोनों को बट ने कनेक्ट कर दिया। तो जब भी हम कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करते हैं तो वो कनेक्ट किए गए वर्ड्स होते हैं सेम रैंक के होने चाहिए। तो अगर ये फ्रेंड नाउन है और एंड से कनेक्ट कर रहे हो किसी दूसरे को इससे, तो वो भी नाउन होना चाहिए। तो हमें पता वो कॉन्फिडेंट जो हमने लिखा वो नाउन है, तो इसके हिसाब से सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर ये सही होता तो मैं इसको लिखता नहीं। मैं किसी क्वेश्चन को तभी लिखता, मैं डिस्कस करता हूँ जब उसमें कुछ सीखने का स्कोप हो, ठीक है।
तो इसमें क्या है, सीखने वाला जब नाउन है, नाउन यूज कर रखा है, तो क्या चाहिए इसमें पता क्या है, ये जो कॉन्फिडेंट वर्ड है हमारा, और एक और वर्ड होता है यहां पे कॉन्फिडेंटे, ये दोनों ही हमारे नाउन है। डिफरेंस ये है कि जो कॉन्फिडेंट है ये है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब इसको हम यूज करते हैं मैन या बॉयज को रेफर करने के लिए, और ये है फेमिनिन जेंडर। तो अगर किसी गर्ल को या किसी वुमेन को रेफर करना है तब तो इसका यूज करो। तो ये जो है ना डिफरेंस के, उसका है क्या नाम आपका कहेंगे, जेंडर का। तो अगर कोई मैन है उसको लेकर बात कर रहे हो, उसके लिए नाउन यूज करना है तो ये वाला यूज करो, गर्ल के लिए, मैन वुमेन के लिए यूज करना है तो ये वाला यूज करो। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा शी, तो शी के लिए यूज करना है, तो ये जो कॉन्फिडेंट लिख रखा है ना ये बॉयज के लिए यूज होता है, ये वाला लिखो DANTE। ये इंग्लिश ऐसी चीजें चलती रहती है यहाँ पे, ठीक है। देयर इज ऑलवेज रूम टू लर्न, हमेशा सीखने का स्कोप होता है, ठीक है। अगर ये बातें क्लियर हो गई हैं तुम लोगों को, तो जैसे दो वर्ड में डिफरेंस है ना, इसी तरीके का डिफरेंस और भी होता है। एक वर्ड होता है एल्यूमिनस, ठीक है, और एक होता है एल्यूमिना। नहीं, एल्यूमिनस तो खैर सिंगुलर ही होता है, उसकी प्लूरल फॉर्म होती है एल्यूमिनस होता है, और इसकी प्लूरल फॉर्म हो जाती है एल्यूमिनी। और एक वर्ड होता है यहाँ पे एल्यूमिना, यही डिफरेंस इनमें भी होता है। ये हो गया गर्ल स्टूडेंट्स के लिए, ये हो गया बॉय स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। एल्यूमिनस की इसकी हो गई एल्यूमिना। तो ये एक्चुअल में है तो दोनों नाउन, मीनिंग भी सेम है, लेकिन जेंडर का डिफरेंस है, मतलब जेंडर डिफरेंस है। जेंडर डिफरेंस को भी नोटिस रखना है हमें वहां पे, ठीक है। तो DANT नाउन है, DANTE भी नाउन है, बस ये होता है फेमिनिन जेंडर नाउन्स को रेफर करने के लिए, ये होता है मैस्कुलिन जेंडर के लिए। तो ये कॉन्फिडेंट आ गया हमारा, सही हो गया। अब बच गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये सर लेक्चर कितने आवर का हो गया क्या? 1 आवर क्रॉस कर गया, 30 मिनट सोच के आए थे। चल, फिर हमने लिखा था एम्प्लॉय डिड वेल बाय द हार्ड वर्किंग ऑफ हिज, एक वर्ड यहां पे लिखा था एम्प्लॉयज, मुझे लगता है आसान है, ठीक है, फिर भी देखो समझा देता हूं। दो वर्ड देखो हमने लिखे, एक हमने लिखा हार्ड वर्क और एक हमने लिखा वर्क हार्ड, ठीक है। इसमें से जो वर्क है ना, ये वर्ड, ये नाउन है, और ये जो वर्ड है ये वर्ब है। अगर वर्क नाउन है तो ये हार्ड एडजेक्टिव है, और अगर वर्क वर्ब है तो ये हार्ड एडवर्ब है। देखो फिर से समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं, वर्क जो होता है वो नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। वर्क का मतलब काम भी होता है, वर्क का मतलब काम करना भी होता है, ठीक है। हार्ड वर्ड एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। हार्ड जो है ना वर्ड, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, दोनों ही होता है, ठीक है। तो ये जो वर्क है ये नाउन है, ये वर्क है वर्ब है। ये अगर ये वर्ब है तो ये इसका एडवर्ब हो गया और अगर वो नाउन है तो इसका एडजेक्टिव हो गया। खैर ये बात अभी मान लेने वाली है। एक छोटी सी बात हमें ये समझनी कि ये पता कैसे चल गया ये वाला नाउन है, ये वाला वर्ब है, क्या पता वो वाला वर्ब ये वाला नाउन हो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, जो नाउन्स होते हैं वो एडजेक्टिव से पहले लिखे जाते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो हमें पता है कि वर्क हार्ड को तो डिस्क्राइब नहीं करेगा, क्योंकि हार्ड तो नाउन है नहीं जो उसको कोई एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर लेगा, ठीक है। हार्ड तो एडजेक्टिव एडवर्ब है, ठीक। वर्क जो है वो नाउन वर्ब दोनों ही होता है। तो वर्क जो है ये हमारा नाउन है, हार्ड अगर हम इससे पहले लिख रहे हैं तो ये एडजेक्टिव ही होगा। एडवर्ब इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो हाउ के रिप्लाई एडवर्ब्स होते हैं ना वो वर्ब के बाद लिखे जाते हैं, ठीक है। फिर से समझ लो, जो एडवर्ब्स हाउ का रिप्लाई होते हैं, जो एडवर्ब मैनर होते हैं हाउ, ठीक है, वो वर्ब के बाद लिखे जाते हैं या वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिखे जाते हैं। तो अगर हम हार्ड को वर्क के बाद लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये वर्क नाउन नहीं है, क्योंकि अगर नाउन होता तो हार्ड एडजेक्टिव होता और इससे पहले आता। तो अगर हम बाद में लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये एडवर्ब है और ये वर्ब है। तो ये बात समझ में आ गई। अब ये जो वर्क हार्ड हमारी वर्ब है, इसी को अगर हम लिखें वर्किंग हार्ड, ठीक है, तो ये जेरेंड बन जाएगी। भाई वर्क हार्ड वर्ब है, एनजी फॉर्म में लिखो, वर्किंग हार्ड जेरेंड बन जाएगी, तो ये हमारा नाउन हो गया। तो वर्किंग हार्ड जो है वो नाउन है। नाउन का मतलब है जेरेंड है, वर्ब की एनजी फॉर्म है, जेरेंड है, उसको हम एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, हार्ड वर्क जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, नहीं सॉरी नाउन है, हार्ड वर्क, ठीक है, तो ये तो नाउन हो गया। हालांकि यहाँ पे एक तीसरा वर्ड भी हमारे पास होता है, हार्ड वर्किंग, ठीक है, ये वर्ड, ये एडजेक्टिव होता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो ये जो हार्ड वर्किंग है और वर्किंग हार्ड है, मैं तुम्हें चाह रहा था तुम इनका भी डिफरेंस समझो, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। तो जैसे अभी हमने मॉरल है, मॉरल वगैरह इनको डिस्कस किया, ये जेरेंड और पार्टिसिपल देखो बीच में लटक गए क्वेश्चन, ठीक है, हम उन्हें फिर से कभी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी तुम्हें ध्यान ये भी रखना है कि वर्किंग हार्ड नाउन है, हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, द एम्प्लॉयर डिड वेल बाय द हार्ड वर्किंग ऑफ हिज एम्प्लॉइज। तो देखो ये बाय प्रिपरेशन हो गई, द हार्ड वर्किंग इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ऑफ प्रिपरेशन हो गई, हिज एम्प्लॉइज उस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब एम्प्लॉइज तो नाउन होता है, वो तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन हार्ड वर्किंग तो एडजेक्टिव है, तो ऑब्जेक्ट बन नहीं पाएगा, ठीक है। अब या तो वहां पे कोई नाउन लिखो, हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है, वो ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, उसके बाद में कोई नाउन लिखो जो ऑब्जेक्ट बने बाय प्रिपरेशन का, ठीक है, या फिर इसको वर्किंग हार्ड कर दो, ठीक है। कितना टाइम हो गया हमारा? ठीक है, तो ये जो वर्किंग हार्ड और हार्ड वर्क है ना, इसका भी अपना ध्यान देना कि वर्किंग हार्ड जो है वो हमारा नाउन होता है, नाउन क्या असल में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जो जेरेंड बन जाती है, ठीक है, और हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव होता है। तो ये जो एडजेक्टिव एडवर्ब के डिफरेंसेस हम डिस्कस कर रहे थे, यही डिफरेंसेस काम करते हैं वर्किंग हार्ड और हार्ड वर्किंग पे। हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है, जहां एडजेक्टिव की जरूरत पड़े वहां पे उसे यूज करो, ठीक है। एक एग्जांपल चलो लिख देता हूं चाहे तो यहाँ पे, ही गेव the impression of hard working, ठीक है, और एक लिख दिया people have more chances of success in their life। अब देखो ये जो हैव मोर चांसेस ऑफ सक्सेस हमने लिखा ना, हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है। अब हमें पता करना है वो प्रेडिकेट हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, वर्किंग हार्ड के लिए, हार्ड वर्किंग के लिए, ठीक है, और पीपल के लिए। तो हमें पता है कि जो वो हैव मोर चांसेस ऑफ सक्सेस लिखा गया प्रेडिकेट है ना, वो पीपल को रेफर कर रहा है कि पीपल हैव मोर चांसेस ऑफ सक्सेस। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, नाउन। व्हाट काइंड ऑफ पीपल, तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई एडजेक्टिव्स होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई, विच का रिप्लाई एडजेक्टिव होते हैं। तो हमने कहा पीपल हैव मोर चांसेस ऑफ सक्सेस, विच पीपल, व्हाट काइंड ऑफ पीपल, तो एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव वर्किंग हार्ड तो है नहीं, तो हार्ड वर्किंग लिख दो। तो जो हार्ड वर्किंग है ये एडजेक्टिव है, वर्किंग हार्ड नाउन है। अब यहाँ पे हमने ऑफ प्रिपोजिशन लिखी, ठीक है, प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं, हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट बन नहीं पाएगा, तो इसको वर्किंग हार्ड लिख दो, तो ये हो गया। तो चलिए मैं ये एडजेक्टिव और नाउन की जो क्लास है इसमें मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस और अच्छे बन सकते हैं जो कि हम लोगों को डिस्कस कर लेने चाहिए, ठीक है। वो हम अगली क्लास में जब भी मिलेंगे तो इसी को कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। फिलहाल में आज की क्लास काफी हो गई, मुझे लगता है मैं कम टाइम सोच के आया था, फिर भी बहुत टाइम लगा दिया, ठीक है, तुम लोगों के साथ में। अपना बढ़िया से रिविजन करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है, और अगर बात मान सकते हो, ऑबीडियंट हो, डिसिप्लिन हो, तो सही बनो, ठीक है। और बाकी तो आसानी है, मौज लेते रहो। एंजॉय एवरीबॉडी, थैंक्स, राम राम।